नमस्कार दोस्तों। क्या देश बेरोजगारी के दंश से बाहर निकल पाएगा? क्या देश राजनीतिक अस्थिरता से बाहर निकल पाएगा? क्या देश अपने किसानों, अपने मजदूरों, अपने कामगारों को बचा पाएगा? इस देश के छोटे व्यापारी क्या अपना धंधा बचा पाएंगे? और क्या मगरमच्छ की तरह से अदानी अंबानी इस देश की सारी व्यवस्था को निगल नहीं जाएंगे? आज ये सारे सवाल खड़े हो गए और इन सवालों के बीच में राहुल गांधी है। इसलिए राहुल गांधी है क्योंकि इस देश के युवाओं को, इस देश के किसानों को, इस देश के श्रमिकों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के मुसलमानों को, इस देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को, सबको आज यदि किसी पर यकीन है कि वो इंसाफ दिला सकता है, वो उन्हें उनके हक दिला सकता है, तो वो राहुल गांधी है। शायद यही वजह है कि आज जब राहुल गांधी कानपुर पहुंचे तो कानपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग जहां से सांसद रहे हों, जहां पे सांप्रदायिकता की आग झोंकी जाती रही और सब कुछ हुआ हो, उस कानपुर में, जिस कानपुर में कभी कम्युनिस्टों का गढ़ रहा हो और उसने कांग्रेस को उखाड़ दिया हो, उस कानपुर में राहुल गांधी के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। और उस जन सैलाब में जो सबसे ज्यादा लोग थे वो थे पिछड़े लोग, वो थे दलित वर्ग के लोग, वो थे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, वो थे युवा वर्ग के लोग और सामान्य वर्ग के वो लोग जो वंचित हैं, गरीब हैं। तमाम जो सुख सुविधाओं में जीने वाले लोग हैं वो अपने घरों में बैठे थे, लेकिन इस देश का जो वास्तविक निर्माता है वो राहुल गांधी के साथ था। और राहुल गांधी 2 बार कानपुर आए। वो उन्नाव गए तो उन्नाव में भी उनके लिए जन सैलाब उमड़ा। वहां पर भी राहुल गांधी ने लोगों से बात की, वहां पर भी जिस तरीके से लोग आए। और फिर जब वो दोबारा लौटे वापस आगे बढ़ने के लिए, तब भी वही स्थिति। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक माहौल इतना बेहतरीन बना दिया। और इस यात्रा ने एक बड़ा काम किया। इस यात्रा ने यह काम किया कि चंदौली से लेके और कानपुर तक आते आते राहुल गांधी के यह बता दिया दूसरे दलों को, जो तमाम तरह की स्थितियों में थे, कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विपक्ष अकेले कुछ नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस का साथ चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में भी राहुल गांधी का साथ चाहिए। कांग्रेस के हो सकता है तमाम नेताओं से लोग खुश ना हो और उन पर तमाम तरह की शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन इकलौते राहुल गांधी हैं जिनसे कोई शंका नहीं हो सकती, जिनसे कभी भी यह नहीं सोचा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से किसी भी स्थिति में समझौता कर सकते हैं या हाथ मिला सकते हैं। वो अपने मुद्दों को लेकर के कायम है, वो तथ्यों को लेकर कायम है और वो देश को लेकर कायम है। आज जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें पता चलता है नरेंद्र मोदी के शासनकाल बहुत बड़ा शासनकाल नहीं, सिर्फ 10 साल के शासनकाल में स्थिति यह हुई है। 9 साल के आंकड़े जो मौजूद हैं उसमें 2014 से 2022 तक 22 करोड़ युवाओं ने तमाम नौकरियों के लिए आवेदन किए। और तमाम नौकरियों के लिए जब उन्होंने आवेदन किए हैं 22 करोड़ युवाओं ने, यानी 22 करोड़ बेरोजगारों, तो उन सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 22 करोड़ में से सिर्फ 7.5 लाख
लोगों को नौकरियां मिली। ये 2014 से 2022 तक का डाटा है। 23 एक साल जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं। यानी यदि इसका भी जोड़ लेंगे तो और बुरी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। बहरहाल, जब हम इसकी बात करते हैं तो हिंदुस्तान में एक और सच सामने आता है कि हिंदुस्तान में इस दौरान 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं इस देश में। और जो पेपर लीक हुए हैं वो 99% भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकारों में लीक हुए। यानी भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक पार्टी भी बन गई है। उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो तमाम तरह की बातें कहते हैं उन्हीं की बात कर लें तो जुलाई 2017 में यूपी पुलिस में रिक्रूटमेंट होना था, 3307 पदों के लिए था और इसमें 20 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 20 लाख से अधिक लोगों ने, और हर आवेदक से 400 रुपया वसूला गया था। और स्थिति यह हुई, इसका पेपर लीक हो गया, भर्ती नहीं हो पाई। फिर सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर इस सब तरह के चीजों के लिए हुआ, ये भी 3200 पद थे और 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया से उससे ज्यादा। और स्थिति यह है कि इसमें भी कुछ नहीं हुआ, ये हालत है। इसके बाद में नवंबर 2021 में यूपी टीईटी का एग्जाम हुआ, ये 60,000 से अधिक पदों के लिए था और इसमें 21 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था और 1200 से 800 रुपए फीस थी। ओबीसी और एससी और इसके लिए 800, बाकी के लिए 1200। और स्थिति यह हुई, पेपर लीक हो गया, भर्ती नहीं हो सकी, आज तक नहीं हुई है। इसके बाद में आप देखिए फरवरी 2023 में यानी पिछले साल आरओ यूपी पीसी इन सब के लिए हुआ था और ये 334 पदों के लिए हुआ था और 334 पदों के लिए 11.25 लाख लोगों ने आवेदन किया था। और स्थिति क्या हुई कि इसमें भी बड़ी वसूली हुई फीस की और उसके बाद में भर्ती नहीं हो सकी, पेपर लीक हो गया। फिर इसी साल अभी चंद दिन पहले यूपी पुलिस में 60,000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, कांस्टेबल के पद के। 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, बेरोजगारों ने। और स्थिति क्या हुई, उनसे 400 रुपया के हिसाब से पैसा भी वसूल लिया गया और साफ पेपर लीक हो गया। तो ये उदाहरण सिर्फ इसके, हरियाणा में देखिए, राजस्थान में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, आप गुजरात में चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप कहीं किसी राज्य में चले जाइए, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। और जहां पेपर लीक हुए वो जगह सिर्फ एक पेपर कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में लीक हुआ था, जिस पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तुरंत एक्शन लिया था और तुरंत उस पर नई कार्रवाई की थी। लेकिन बाकी जगह पेपर लीक हुए, सब कुछ हुआ और कोई पूछने वाला नहीं है, जांचने वाला नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह दशा है। ये बताता है कि किस तरह की हालत है। केंद्र सरकार की स्थिति, मौजूदा स्थिति की यदि बात कर ले, बार बार बताया जाता है जिस तरीके से इस समय पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, 1 करोड़ से अधिक, और ये सैंक्शन पद। और ये तब स्थिति है जब नियम के तहत कोई पद यदि 3 साल तक भरा नहीं जाता है तो पद स्वतः खत्म हो जाता है। यानी तमाम पद इन्होंने ऐसे खत्म कर दिए
और तमाम पद ऐसे खत्म कर दिए कि कुछ में अग्निवीर भर्ती कर लिए, कुछ में कुछ और कर लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे कर लिए और इस तरह से करके खत्म कर दिए। दूसरी तरफ जो अभी भी बचे हुए हैं वो 1 करोड़ से अधिक, उन पर भर्ती नहीं हो रही। यानी इस देश के युवाओं को हम रोजगार नहीं देंगे, हम उन्हें सम्मान से सुरक्षित जीवन नहीं देंगे, हम उन्हें ऐसा बनाएंगे कि वो हर समय इस डर में रहें कि कब हमारी नौकरी चली जाएगी, कब हमारे साथ क्या हो जाएगा, और वो इस संशय में फंसे सरकार के आगे हाथ पांव जोड़े खड़े हों, याचक की तरह खड़े हों। एक वक्त होता था कर्मचारी सरकार से कह देता था नहीं ये नहीं हो सकता, नियम के विरुद्ध है, अपने सीनियर ऑफिशियल से कह देता था। आज क्या किसी कहने की हिम्मत है? नहीं है। क्यों? जानता है पता नहीं किस क्षण नौकरी से निकाल दिया जाए। पहले होता था अरे कोई क्या कर सकता है, तो इस तरह की स्थितियां होती। तो पहली बात ये, तो इस तरह से नौकरियों से वो किया जा रहा। इसके बाद में इस देश में तो नौकरी दे नहीं पाएंगे, तो क्या कर रहे हैं? अपने मित्र जो हैं वहां मरने के लिए, इजराइल जो है लगातार गाजा से इस समय हार रहा है, और जब इजराइल हार रहा है उसके लोग लड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या हो? इजराइल ने कहा कि आप अपने लोग भेज दो। हमारे नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के युवाओं का भविष्य बेच दिया, क्योंकि यहां नौकरी नहीं मिल रही है, यहां वो घुट घुट के मर रहा है। इससे अच्छा सोचता है चलो वहां जाएंगे कुछ तो मिलेगा, मर भी जाएंगे तो कुछ कंपनसेशन परिवार को मिल जाएगा, परिवार पल जाएगा। हमारे देश में परंपरा बहुत है कि अरे हमारे बाद बच्चों क्या होगा या हमारे उससे क्या होगा, उनके लिए क्या कर दे, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा तो है, और हिंदुस्तान में कोई दे नहीं रहा। संयुक्त परिवार उस तरह से रह नहीं गए। तो हमारे युवाओं को मरने के लिए इजराइल भेजा जा रहा है, नौकरी के लिए इजराइल में जाके वहां की सेना के लिए आप काम करेंगे, लड़ेंगे गाजा में, और आप मरेंगे। उनका कुछ नहीं जाएगा, उनके देश को बचाएंगे, उनके लिए काम करेंगे, और राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं जा रहे, मजबूरी में जा रहे। इससे बड़ी और सोच सकते हैं आप कितना मजबूर देश को बना दिया है। वैसे ही मजबूर बना दिया है जैसे 81.25 करोड़ लोग 5 किलो राशन की मुफ्त की लाइन में खड़े हो जाते हैं। क्यों? इतनी जिल्लत से कौन लेना चाहेगा? वही लेगा जिसके अंदर जमीर नहीं होगा और उसकी औकात नहीं होगी कि वो अपने घर को अपने बूते चला सके। तो सबसे बड़ी बात, जमीर मार के वही लेता है, भिखारी बन के वही खड़ा होता है। नहीं तो व्यक्ति कहता है मेरे पास 10 रुपए हैं, हम 10 में ही खाएंगे, हम नहीं भीख लेंगे। और वो कहता है हम सम्मान से अपने हक का लेंगे, वो खाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में यह स्थिति में ला दिया है इस देश को, तो यह स्थिति है। उधर मनरेगा में आप देखिए किस तरह की हालत है। मनरेगा की मजदूरी करने के लिए विवश व्यक्ति, उसके लिए भी उसे पूरा वो नहीं मिल पा रहा है, उसका भी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। और जब यह दशा हो तो आप समझ सकते हैं। उधर किसानों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, इस देश की किसानी को बर्बाद किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किसान अपने हक मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि आप कुछ नया दे दीजिए, वो कह रहा है वही दे दीजिए जो आपने कहा था, जो आपने वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में भी, और उसके बाद में हमारे आंदोलन के बाद में जो आपसे समझौता हुआ था उसमें। लेकिन सरकार उस पर कुछ करने को नहीं तैयार। हाँ, सरकार कर रही है, हत्याएं कर रही। अब तक किसान आंदोलन जब से खड़ा हुआ है, वो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है। लगता है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है या भारत चीन के बॉर्डर पे है। हमारी सेना चीन को जवाब नहीं दे पाती, हमारी सेना आजकल पाकिस्तान को भी जवाब नहीं दे पाती, और जो चीन को करना है वो कर लेता है। लेकिन हमारे देश के किसानों पे वो जरूर, हमारे देश के अर्धसैनिक बल और पुलिस काम कर रहे हैं। हालत ये है
कि पुलिस के भी 3 जवान मारे जा चुके हैं, सब इंस्पेक्टर। उन्हें किसी ने मारा नहीं है, वो अपने आप मर गए। उस गैस से, जो गैस किसानों को मारने के लिए सरकार छोड़ रही है, उस गैस से वो मर गए दम घुटने से। ऐसे 3 सब इंस्पेक्टर मर चुके। लेकिन यहां किसान जो शहीद हो रहा है, वो इसलिए शहीद हो रहा है क्योंकि उसको तो कोई कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा। उसे तो सेवा में रहते हुए मरने का कोई सम्मान भी नहीं मिल रहा है। उसके लिए सरकार के मन में कोई भी सम्मान का भाव नहीं, बल्कि उनके ऊपर गोली चलाने का भाव। आज 21 साल का एक किसान इसमें मारा गया। आप सोचिए उसका क्या दोष था। पूरी जिंदगी पड़ी थी, वो तो यही कहने आया था कि साहब हमारे ऊपर यह कृपा कर दीजिए और ये हक दीजिए। हम नहीं कहते। और हरियाणा के जिस बॉर्डर पे उन्हें रोका गया, वो कहते हैं हमें हरियाणा नहीं जाना है, हमें तो दिल्ली में जाना है और जाके वहां प्रोटेस्ट करना है। आप क्यों नहीं जाने देते हैं? जब आप दुनिया की तुलना करते हैं तो दूसरे देश की स्थिति देखिए। वहां पर व्यक्ति जाता है तो वहां पर भी, जहां स्पेन में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो वहां संसद भवन के बिल्डिंग के सामने अपने ट्रैक्टर्स, अपनी ट्राली, अपने दूसरे इक्विपमेंट्स लेकर के जाते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हें तो कोई नहीं रोक रहा है, कोई पुलिस नहीं मार रही। हमारे किसानों को हमारे देश की पुलिस जनरल डायर से बुरा व्यवहार कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी यही आदेश दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति तो यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। हरियाणा के लोग, हरियाणा की पुलिस हमला कर रही है पंजाब की सीमा में खड़े किसानों पर, और उन किसानों पर वो गोली चला रही है, उन किसानों पर वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। और ये जो भी वो यूज कर रही है, ये चाइनीज बेहद जहरीले। पहले जो आंसू गैस होती थी वो जहरीली नहीं होती थी, यह इतनी जहरीली है कि लोगों के दम घुट जा रहे हैं और वो मर जा रहे हैं। तमाम किसान, 1000 से अधिक किसान घायल हो चुके हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। पंजाब सरकार इस बात के लिए उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप हमारे राज्य में कैसे हमला कर सकते हैं। तो साहब ये तो हमला है एक प्रकार से, क्योंकि हम गणराज्य हैं, हर राज्य का अपना एक प्रभुत्व है। ऐसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट राज्य का है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार के 8 जिलों का इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी। ये इंटरनेट सेवाएं पंजाब ने क्यों बंद कर रखी? पंजाब क्यों इसमें भूमिका अदा कर रहा है? पंजाब क्यों नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर खड़ा है? तो पंजाब की सरकार जब यह करती है तो निश्चित रूप से वो अपना संदिग्ध चरित्र दिखा देती। लेकिन इन सब की लड़ाई लड़ते हुए जब राहुल गांधी आवाज बनते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं, तभी उम्मीद जगती है। और इसी उम्मीद का असर है कि जो समाजवादी पार्टी बार बार नानुकुर कर रही थी कि नहीं हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे, वो ऐसा है वैसा है ये है, आज उनका बयान आ गया कि वो समझौता भी करेंगे और बात भी मानेंगे। और जैसा मैं पहले ही कहता था, 19-20 एक आध सीटों की बात होगी तो दोनों मान लेंगे, सैक्रिफाइस कर लेना चाहिए। तो आज ये स्थिति है कि सब करने को तैयार। यह इस बात को बताता है कि आज राहुल गांधी इतनी बड़ी उम्मीद बन चुके हैं। यही उम्मीद पूरे देश को है, देश के युवाओं को है, क्योंकि इस देश का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। और जब देश का भविष्य बर्बाद किया जा रहा हो तो इस देश का युवा किसी को अपने लिए जो आवाज बनता है उसके साथ खड़ा होता है। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी नजर आते हैं। यही वजह है कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज राहुल गांधी को अपने यहां बुलाती हैं, उनसे चर्चा कराती हैं। और राहुल गांधी फिर 2 दिन लेक्चर देने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। 2 दिन वो लेक्चर देंगे वहां। उस दौरान 2-3 दिन यात्रा नहीं होगी, क्योंकि जाना
लेक्चर देना और करना फिर आना। तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था, राहुल गांधी का खर्चा अपने लेक्चर से चलता है और वही उनकी अपनी फंडिंग। जय